नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा को बड़ी सौगात, पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन। निफ्ट की स्थापना से हरियाणा के इतिहास में जुड़ा एक और नया अध्याय। मुख्यमंत्री के दुबई दौरे में हुआ बदलाव, आज विदेश नहीं जाएगा सीएम का डेलीगेशन। सितंबर में होंगे पंचायतों के चुनाव, हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के लिए एक बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना से न केवल पंचकुला बल्कि हरियाणा के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। देश का यह 17वां कैंपस होगा और इसका विकास विश्व स्तर के कैंपस के रूप में किया जाएगा। इस संस्थान की आधारशिला 29 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा रखी गई थी। इस संस्थान की स्थापना केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और निफ्ट दिल्ली के सहयोग से की गई है। 10.45 एकड़ भूमि पर स्थापित यह परियोजना 133.16 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संस्थान में दूसरे चरण में जो भी काम होंगे उन्हें पूरा किया जाएगा और उन्होंने केंद्रीय मंत्री से भी इसके सहयोग की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दुबई और शारजा के दौरे में फिलहाल फेरबदल कर दिया गया है। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12 से 14 जुलाई तक एक डेलीगेशन के साथ दुबई और शारजा के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दुबई और शारजा के दौरे में फिलहाल फेरबदल किया गया है। बता दें कि इस विदेश दौरे का एक मकसद शारजा और दुबई के अंदर हरियाणा के लिए निवेश की संभावनाएं भी तलाशना है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आगामी सितंबर माह में पंचायत के चुनाव शुरू हो सकते हैं। यह बात प्रदेश के पंचायत व विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने यहां जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो गबन या गलत कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आई गबन की शिकायतों पर मंत्री ने माना कि शिकायतें आ रही हैं तो गबन हुआ होगा, लेकिन सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हरियाणा में कई विधायकों को मिल रही धमकी के बारे में पूछे जाने पर पंचायत मंत्री ने कहा कि पुलिस सुरक्षा बढ़ा रही है और धमकी देने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा की लगभग विधानसभा की जमीन के बारे में उन्होंने कहा कि ये मामला मुख्यमंत्री के दायरे में है। टोहाना निकाय चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी की हार पर सुभाष बराला द्वारा गठबंधन धर्म को तार-तार करने के आरोप पर जजपा प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह ने बताया कि उन्होंने गठबंधन धर्म को बखूबी निभाया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन अधिक मजबूत हो इसके लिए उनका पूरा प्रयास रहता है। उन्होंने कहा कि उनके मुंह से किसी भी शब्द कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकला है जिससे गठबंधन को ठेस पहुंची हो। निशांत सिंह ने यह भी कहा कि गठबंधन की मर्यादा को किसी को भी नहीं लांघना चाहिए, हमेशा गठबंधन को मजबूत करने का काम करना चाहिए। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि वे किसी पर भी दोषारोपण नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नगर परिषद चेयरमैन चुनाव भाजपा जजपा गठबंधन प्रत्याशी रमेश गोयल की हार हुई थी और जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश बंसल चुनाव जीत गए थे। नरेश बंसल अपनी टीम के साथ भाजपा के पाले में चले गए थे। तो हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कहा था कि इस चुनाव में गठबंधन धर्म की गरिमा को तार-तार किया गया था। किसने इसे तार-तार किया, इसका जवाब जजपा प्रदेशाध्यक्ष को देना चाहिए। देखिए, गठबंधन और मजबूत हो उसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहता है और मैं जो इतना मुझे याद है कि मैं तो समझता हूँ कि मेरे मुंह से तो शायद एक लफ्ज़ भी कभी ऐसा ना निकला हो जो कहीं गठबंधन को ठेस पहुँचाता। तो मेरी तरफ से तो शायद कोई गठबंधन के बारे में कोई ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ कि वो तार-तार हो। इसकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, मैं किसी के बारे में तो क्या कह सकता हूँ। अगर वो सूझवान कहते हैं तो उनका धन्यवाद, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि हम सब का ये प्रयास होना चाहिए, कमिटमेंट जो हैं कि हमारी दोनों पार्टियों की कमिटमेंट है मिल कर के चलने की। तो मिल कर के अब सरकार में काम कर रहे हैं तो उस मर्यादा को जो है ना नहीं लांघना चाहिए। हम सबका ये फ़र्ज़ होना चाहिए।
इनेलो नेता वाली बात तो मैं नहीं कह सकता, अब वो तो और कहेंगे क्या, तो दोषारोपण के सिवा मैं तो ये कहूँगा कि डे बाय डे जो ऐसे अंसर हमारे समाज में आते जा रहे हैं, वो गैंगवार की बात हो या गैंगस्टर की बात हो, तो ऐसी चीज़ें शायद कहीं ना कहीं बेरोज़गारी और इन चीज़ों का ही एक परिणाम लगता है, तो इन पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। जिला बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव रंजीता मेहता व कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने मिनी बाल भवन कालका का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला बाल कल्याण अधिकारी भगत सिंह भी उपस्थित थे। जिला बाल कल्याण अधिकारी भगत सिंह ने मानद महासचिव व पूर्व कालका विधायक को बाल भवन की गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बाल भवन से जुड़ी कुछ समस्याओं जैसे पानी, इमारत की मुरम्मत इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी। रंजीता मेहता व कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने सिलाई सेंटर द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जिसमें बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की खूब प्रशंसा की गई और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटी केयर सेंटर और डे केयर केंद्र का भी निरीक्षण किया। मैं पहले तो रंजीता जी जो कि हमारी बहुत ही सक्रिय और पंचकुला की हमारी यहाँ से बड़ी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता रही और अपना चेयरमैन बनने के बाद उनका पहला यहाँ पर दौरा था। मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत यहाँ पर सभी कालका वासियों की तरफ से बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया ये बहुत कर्मठ और सक्रिय है, तो जो इनको जिम्मेदारी दी गई है इसमें ये बहुत अग्रणी रहेंगी और लगातार इन्होंने सब जिलों के दौरे भी कर लिए, 2-3 जिले छूटे हुए और समय को देखते हुए सोमवार, मंगलवार जब भी इनको समय होता है तो उन्होंने खुद कहा कि दीदी एक काम करो, कालका तो अपना ही है, बिल्कुल पंचकुला यहीं पे, तो हम चलते हैं। तो इनका बहुत विशेष रूप से हमारे पंचकुला के ऊपर इनका ध्यान रहता है। मैं इसके लिए भी इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं वो मिल करके जल्दी सुधारने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मैं एक मांग ये भी रखती हूँ, जो ये वाला कालका में है बाल गृह, ये कालका के बीचों बीच है और इसका फ़ायदा हम सभी अधिक से अधिक लेते हैं। और एक मेरी मांग ये है कि कालका विधानसभा में मोरनी जो कि एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र है, दून और रायतन के साथ साथ रायपुरानी, यहाँ भी हमारे बाल भवन के जो सेंटर हैं और जहाँ सेंटर बनने हैं वो सेंटर बनाए जाए। हम इनको बिल्डिंग भी देंगे और इनकी सहायता भी करेंगे। तो ये इन्होंने कहा कि हम जल्दी से जल्दी सभी जगह ये हम सेंटर यहाँ पर खोलेंगे। करनाल शहर में डीटीपी द्वारा तोड़े गए गरीब लोगों के मकान के विरोध में आम आदमी पार्टी ने जिला सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिन लोगों के मकानों को तोड़ा गया है उनको मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर बीके कौशिक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि एक तरफ जो तो भाजपा सरकार गरीब लोगों को ऊपर उठाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर गरीब लोगों के आशियाने तोड़कर उनको बेघर करने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिन लोगों के मकानों को तोड़ा गया है उनका उचित मुआवजा दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आप पार्टी धरना प्रदर्शन शुरू करेगी। पार्ट है वो एक अधिकारी का नहीं बल्कि एक अत्याचारी अधिकारी का रोल अदा कर रहा है। बिना किसी नोटिस दिए जमाबंदी के मकान, रजिस्ट्री के मकान, इंतकाल के मकान, हमारे साथ मकान वाले भी हैं, अरविंद हमारे साथ है, उसके बाद रजिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। अरविंद को बुलाओ भाई एक बार। और उन सरकार ने वादा किया था कि जिनका लेंटर डला हुआ है सरकार कभी भी उन मकानों को नहीं गिराएगी। उन मकानों को गिराया गया और आप देखिए बिजली का कनेक्शन उनके पास है, पानी का बिल उनके पास है, इसके बावजूद भी अरविंद के बाद रजिस्ट्री निकाल भाई। और इस प्रकार से ये मकान गिराने के विरोध में आम आदमी पार्टी एक शिष्टमंडल लेकर डीटी साहब को मिलना चाहती है। बयान आया है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनके बयान का क्या, सरकार भी कहती है 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रुपए लगाएंगे, ये कोई गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। आम आदमी पार्टी गरीब आदमी के साथ है और हमारा मुख्य ध्येय भी ये है कि भ्रष्टाचार ना हो। और ये हमारी जिद है कि जीरो टॉलरेंस का भी हम नहीं मानते, बिल्कुल समाप्ति चाहते हैं। और इसके अंदर ये कहता है कि मेरे रहने से भी 50-50 किलोमीटर के अंदर जितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनमें दहशत उत्पन्न हो जाएगी। ये वो डायलॉग बोलता है 16 में गब्बर सिंह की तरह, सरासर गलत है। और इस व्यक्ति का तबादला किया जाए और इसने जो गलत काम किया है न्यायिक प्रक्रिया की जाए। नियमों की अवहेलना करने वाले लाल कुर्ती इलाके स्थित 10 से 12 होटल संचालकों पर नगर परिषद प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहीं होटल मालिकों ने कार्रवाई पर विरोध जताया है। वहीं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में निर्धारित दस्तावेज जमा न करवाने वाले होटल संचालकों के होटल सील कर दिए गए। सीलिंग से पूर्व होटल संचालकों को धारा 208A के तहत
नगर परिषद द्वारा नोटिस भी दिए गए थे। इसके बाद कई होटल मालिकों ने अदालत से स्टे ऑर्डर प्राप्त किया था। बाजार में जो होटलों की भरमार हो रही थी, जो कि अपना नियम फॉलो नहीं करते हैं, इनके दस्तावेज पूरे नहीं है, इनको नोटिस द्वारा पहले सूचित किया गया था कि आपके पास जो भी लीगल दस्तावेज है वो अपना मतलब जमा करवा दें। लेकिन जिन द्वारा जमा करवा दिए गए, जिनके दस्तावेज ठीक थे, तो उनको देख लिया जाए और जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं होटल, तो उनको आज सील किया जाए। कितने होटल हैं जी ये लगभग 10 से 12 होटल हैं जो इनको सील किया जाए। हरियाणा में मानसून ने दस्तक दे दी है और आज की थोड़ी सी बारिश ने ही अंबाला प्रशासन की पोल पूरी तरह से खोलकर रख दी है। जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वहां पर कुछ घंटों की बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। अंबाला सिटी की ज्यादातर गलियां जलमग्न पड़ी हुई हैं। प्रशासन ने जहां शहर में नालों की सफाई और विशेष ध्यान दिया है, वहां गलियों और मोहल्लों की नालियों का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जो गंद से भरी हुई हैं। उन्हीं की वजह से आज पूरे शहर की गलियां जलमग्न हो गई हैं और वहां पे अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट, नदी मोहल्ला, प्रेम नगर पानी में भरा हुआ है। इस बारे में जब अंबाला के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अंबाला के नुमाइंदों को विशेष तौर पर इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 2 दिन पहले बारिश से पानी निकला नहीं है और इतने ज़्यादा जल भराव के कारण सारी मार्केट में पानी हो गया है, जिसकी वजह से दुकानदारों को अपना कस्टमर की वजह से और दुकानों में पानी आकर बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन को सोचना चाहिए कि एक व्यापारी पहली मंदी की मार झेल रहा है और इस बाढ़ के पानी से अपना कैसे अपनी दुकानदारी चलाएगा, कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगा। मैं यही अनुरोध करता हूँ प्रशासन से कि कृपया व्यापारियों की तरफ ध्यान दे। पिहोवा कस्बे के वार्ड नंबर 6 में पीने के पानी में सीवरेज का गंदा पानी आने से वार्ड वासियों में रोष व्याप्त है। वार्ड की महिलाओं ने पब्लिक हेल्थ के कार्यालय में जाकर इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है। महिलाओं ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके घरों में गंदा पानी आ रहा है। मजबूर उन्होंने बाजार से बोतल का पानी खरीदना पड़ रहा है। पानी इतना बदबूदार होता है कि उसमें नहाने पर भी शरीर से बदबू आती है। बच्चों में उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां फैल रही हैं। बावजूद उसके विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। महिलाओं ने कहा है कि यदि उनके वार्ड में स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करवाया गया तो वे मजबूरन प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगी। वहीं पब्लिक हेल्थ के एसडीओ विनोद आर्य ने कहा कि उनके संज्ञान में मामला आ गया है, वे जल्द इस समस्या से निजात दिलवाने के लिए पाइपलाइन को ठीक करवा देंगे। पानी बहुत गंदा है और पानी पिया भी नहीं जाता। टंकी भरते हैं, नहाना भी मुश्किल हो जाता है, आंखों में एलर्जी होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं एकदम से। आप बताओ कैसे पिए इतना गंदा पानी। तो आपने इसकी शिकायत प्रशासन से की है? इसकी शिकायत यहाँ 3 बार पहले आ चुके हैं, ये कुछ ही नहीं करते। ये देखो हम बाजार से पानी लेके पी रहे हैं, कब तक बाजार से लेके आएंगे बिस्लेरी? हो गया गले में भी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।